So this lecture is regarding the aggregate functions and the clauses. तो सबसे पहले अपन लोग समझेंगे कि क्या aggregate functions यूज होते हैं और कौन कौन से clauses हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. ओके, सो यूजुअली अपन यहाँ पर ओरेकल की बात कर रहे हैं. तो ओरेकल में कितने एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहे हैं और कितने क्लॉजेज यूज हो रहे हैं उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे. सो एग्रीगेट फंक्शंस की डेफिनेशन आप सभी को पता है. फंक्शन की डेफिनेशन एज इट इज यहाँ पर वही है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने देखी थी. तो फंक्शन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर अगर हम मतलब प्योर एसक्यूएल की बात करेंगे तो प्योर एसक्यूएल में हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, बट पीएल एसक्यूएल में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं. लेकिन अभी हम एसक्यूएल की बात करेंगे तो एसक्यूएल में फंक्शंस यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शंस हैं. मतलब ये फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, हमें जस्ट क्वेरी के अंदर ये फंक्शंस यूज करना है और इन फंक्शंस का सिग्निफिकेंस, इन फंक्शंस की फंक्शनलिटी और इन फंक्शन की वर्किंग हम अपने क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं. तो एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट बने हुए हैं, हमें जस्ट इनका सिंटैक्स यूज करके अपने एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यूज करना है. तो एग्रीगेट फंक्शंस देखिए कि कितने हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट है, मैक्स है, मिन है, सम है एंड एवरेज है. तो सबसे पहले अगर हम देखें काउंट की बात करेंगे तो काउंट एक फंक्शन है जो कि रो काउंट करने के लिए यूज होता है. सपोज आपके स्टूडेंट टेबल में है ना, स्टूडेंट टेबल में 25 रोज है, मतलब 25 स्टूडेंट्स का डेटा उसके अंदर अवेलेबल है. तो अगर हमें पर्टिकुलरली रो काउंट करनी है कि कितनी रोज अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेस पर आप अपनी पूरी रो काउंट कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया सेलेक्ट काउंट, और काउंट के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको कोई भी एक एट्रीब्यूट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि किस एट्रीब्यूट के बेस पर आप पर्टिकुलर टेबल से नंबर ऑफ रोज एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज जानना चाहते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज एग्जैक्टली अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टेबल में. तो काउंट में आपने लिखा सपोज रोल नंबर, काउंट पैरेंथेसिस रोल नंबर. तो इस तरह से इसका क्वेरी बनेगा सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम सपोज आपकी स्टूडेंट है. तो क्वेरीज इस तरह से बनेगा सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट. तो एग्जैक्टली जितनी नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ टपल्स उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में होंगे वो आ जाएंगे. मतलब यहाँ पर अपन ने एग्जांपल लिया था देयर आर 25 रोज अवेलेबल इन द स्टूडेंट टेबल, सो वी गेट द रिजल्ट 25 ऑफ दिस क्वेरी. ठीक है. तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को केवल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब डीबीएमएस का लैब लेक्चर होगा तो मैं एग्जैक्ट इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताऊंगा कि कैसे काउंट फंक्शन यहाँ पर काम करता है. ठीक है. अब काउंट के साथ यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी एक कीवर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट टेबल में 25 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट का कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांच है ना, पर्टिकुलर ब्रांच है. जैसे बहुत सारे 25 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीएस ब्रांच को बिलोंग करते हैं, कुछ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल ब्रांच से हैं. अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली पता लगाना है कि कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर. तो हम काउंट के साथ डिस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले सकते हैं और आपका क्वेरी हो जाएगा सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में आप लगाएंगे डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट क्या लगाएंगे आप, डिस्टिंक्ट आपका ब्रांच. डिस्टिंक्ट के बाद जो भी आपका ब्रांच नाम का एट्रीब्यूट होगा उस ब्रांच नाम के एट्रीब्यूट को रखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट. तो इस तरह से आप क्वेरी बनाएंगे. सो द आउटपुट विल बी 3, आउटपुट आपका 3 आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करेगा, डिस्टिंक्ट ब्रांचेस जो हैं उसको ग्रुप करेगा और यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा आपको क्या, सिविल, मैकेनिकल और सीएस. और उसके ऊपर लगा हुआ है काउंट, मतलब वो इन सिविल, मैकेनिकल और सीएस को क्या करेगा, काउंट करेगा. तो सिविल, मैकेनिकल और सीएस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3. ठीक है. इस तरह से आपको इसका आउटपुट मिलेगा.
ठीक है। अगर सपोज आप काउंट फंक्शन यूज नहीं करते हैं और क्वेरी कुछ इस तरह से बनाते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, CS, सिविल, CS और मैकेनिकल। सो यू विल गेट द नेम ऑफ ऑल द ब्रांचेस विच इज अवेलेबल इन द स्टूडेंट टेबल, है ना। स्टूडेंट टेबल के ब्रांच एट्रीब्यूट में जितने भी यहाँ पर डिस्टिंक्ट ब्रांचेस अवेलेबल हैं उनके नाम प्रिंट हो जाएंगे। बट इफ यू आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ काउंट एंड डिस्टिंक्ट, so you will get the exact number of branches available in the student table। तो इस तरह से आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए कि काउंट अगर अपन सिंगल यूज करें तो क्या होता है, काउंट को डिस्टिंक्ट के साथ यूज करें तो क्या आउटपुट आएगा, और डिस्टिंक्ट को अकेला हम यूज करें, काउंट यूज नहीं करें तो क्या एग्जैक्टली आउटपुट आपका बनेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक ये काउंट और डिस्टिंक्ट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मैक्स फंक्शन। अब मैक्स फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैक्स जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अलाउज अस टू सिलेक्ट द हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सर्टेन कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्स फंक्शन हमेशा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। जैसे कॉलम होता है आपका सैलरी, सपोज एम्प्लॉय टेबल में सैलरी एक कॉलम है और सैलरी कॉलम में बहुत सारे यहाँ पे सैलरीज अवेलेबल हैं। जितने भी एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल में हैं उन सबकी सैलरी इस सैलरी नाम के एट्रीब्यूट में मेंशन्ड है, स्टोर्ड है। अब आपको क्या करना है, अपने को एग्जैक्टली मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम सैलरी कितना दे रही है। ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, उस समय हमारे पास हमें रिक्वायर्ड रहेगा मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन की क्वेरी इस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स, पैरेंथेसिस लगाएंगे और वो पर्टिकुलर कॉलम हम यूज करेंगे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैक्स ब्रैकेट में लगाया हमने सैलरी, सैलरी को मेंशन किया यहाँ पे, और उसके बाद लगाया फ्रॉम द टेबल नेम, टेबल नेम इज एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में लगाया सेल और सैलरी, जैसा आपका एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड है, जैसा आपने एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द टेबल, है ना, वो नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से जो भी इस सैलरी एट्रीब्यूट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्स फंक्शन। नाउ वी आर लुकिंग द मिन फंक्शन। तो जैसे मैक्स है वैसे ही मिन है। अब मिन क्या करेगा, मैक्स ने मैक्सिमम सैलरी या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया था, मिन फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पर लोएस्ट सैलरी या लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो सपोज यही एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें सैलरी या सेल नाम का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज की सैलरी स्टोर्ड है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलरली मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली कितनी मिनिमम सैलरी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। ठीक है। तो मिन फंक्शन यहाँ पर आप लगाएंगे सिलेक्ट मिन, ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे कि किस एट्रीब्यूट का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, और फ्रॉम के बाद आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम लिखेंगे। मतलब आपका जो क्वेरी है वो इस तरह से हो जाएगा, सिलेक्ट मिन ब्रैकेट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से सैलरी एट्रीब्यूट में जो भी मिन वैल्यू अवेलेबल है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी। ओके। So it allows us to select the lowest minimum value from the certain column. So on the basis of the column, we can select the minimum value from that particular column. Okay. अब यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि कई एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो सकती है। मतलब मैक्स और मिन फंक्शन के रेफरेंस में बात करें कि सपोज 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी सेम है, तो यहाँ पर आउटपुट आपका 3 नहीं आएगा, है ना, या तीनों की सैलरी डिस्प्ले नहीं होगी, है ना। अगर तीनों की सैलरी सेम है मैक्सिमम के केस में तो कोई एक वैल्यू आपको एज आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगी। द सेम विद द केस ऑफ मिन फंक्शन, यहाँ पर सेम फंडा रहेगा मिन फंक्शन के साथ। किन्हीं भी सपोज 3 या 4 या 5 एम्प्लॉय की सैलरी अगर सेम है, मिनिमम है, तो केवल एक वैल्यू एज अ मिनिमम हमें डिस्प्ले मिलेगी। मतलब यहाँ पर 4 वैल्यूज आपकी प्रिंट नहीं होगी कि भैया ये 4 मिनिमम वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल एक
सिंगल एटॉमिक वैल्यू आपकी प्रिंट होगी यहाँ पर स्क्रीन पर, जिसमें आपको पता चल जाएगा दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द सर्टेन एट्रीब्यूट. ओके, नाउ वी आर लुकिंग टू द सेम सम फंक्शन. तो सम फंक्शन की बात करेंगे तो नाम से समझ में आ रहा है, इट इज यूज टू एड द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम, या सम करना है, समेशन करना है. तो सपोज सेल नाम का एक आपका एट्रीब्यूट है पर्टिकुलर टेबल में, और इसमें बहुत सारी सैलरीज स्टोर्ड है एम्प्लॉय की. तो एग्जैक्टली हमें पूरी सैलरी का सम करना है और ये जानना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कितना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज को. तो यहाँ पर हम सम फंक्शन लगा सकते हैं. तो क्वेरी इसका इस तरह से हो जाएगा, सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका सेल फ्रॉम एम्प्लॉय. तो जितनी भी वैल्यूज सैलरी एट्रीब्यूट में होगी वो सारी आपस में ऐड हो जाएंगी. ठीक है, वो आपस में ऐड हो जाएंगी एंड यू विल गेट द डिस्प्ले ऑफ ऑल दी यू विल गेट द डिस्प्ले ऑफ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच इज प्रेजेंट इन दी सर्टेन कॉलम और एट्रीब्यूट. तो इस तरह से सम फंक्शन आप यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सम फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं. नाउ एवरेज फंक्शन की बात करेंगे. तो एवरेज का मतलब आप जानते हैं कि एवरेज निकालना. सपोज कि एवरेज सैलरी ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रही है ना. तो एग्जैक्टली क्या होगा, हमें एवरेज निकालने के लिए अगर हमारे पास एवरेज फंक्शन नहीं होता तो सबसे पहले क्या करना होता हमें, इस सैलरी नाम के एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऐड करनी होती, और ऐड करने के बाद जो भी एक फिगर यहाँ पर आता, जो भी एक सम निकल के आता, उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करना होता. देन ओनली विल गेट द एवरेज सैलरी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो एवरेज फंक्शन क्या करेगा, ये जो अपना अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो हम करने जा रहे थे एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, इसका जो वर्क है हमारा थोड़ा सा कम कर देगा, है ना. मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की थी इसको रिड्यूस कर देगा, और डायरेक्टली एवरेज फंक्शन विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरेज फंक्शन जो है वो किस तरह से यूज करेंगे क्वेरी के अंदर. तो सबसे पहले सेलेक्ट एवीजे, एवीजे स्टैंड्स फॉर द एवरेज. ओके, ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम मेंशन करेंगे जिसके वैल्यू का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है. देन फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल. ठीक है, तो जैसे सपोज सैलरी का हमें एवरेज निकालना है, तो सेलेक्ट एवीजी ब्रैकेट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो सैलरी आपका एवरेज इस तरह से निकल जाएगा. सो इट इज यूज टू सिलेक्ट द एवरेज वैल्यू फॉर सर्टेन न्यूमेरिक कॉलम. तो पर्टिकुलर सर्टेन न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एवीजे फंक्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कुछ मैंने नोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग है. तो सबसे पहला नोट क्या है, नल वैल्यू डिस्कार्डेड बाय द एवरेज फंक्शन. मतलब सपोज आप सैलरी की बात करेंगे, सैलरी की अपन लोग बात कर लेते हैं. तो सैलरी एट्रीब्यूट में बहुत सारी सैलरीज यहाँ पर एम्प्लॉयज की मेंशन है. ठीक है, बहुत सारी सैलरी यहाँ पर मेंशन है. सपोज 25 एम्प्लॉयज हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक टेबल है, एक डेटाबेस है एम्प्लॉय नाम का, और उस एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर एक सैलरी नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पर मेंशन है. तो 25 सैलरीज हैं. सपोज कोई एक नया एम्प्लॉय आया लेकिन उसकी सैलरी अभी डिसाइड नहीं है, तो उसको हमने क्या कर दिया, नल कर दिया. तो जब भी हम ये जितने भी फंक्शंस लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर नल वैल्यू जिस भी रो में होगा, जिस भी टपल में होगा, वो डिस्कार्डेड हो जाएगा. इट कैन नॉट बी काउंट, इट नॉट बी कैलकुलेटेड विद दी एक्सप्रेशन. ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं होगा. ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो नल वैल्यू डिस्कार्डेड बाय एग्रीगेट फंक्शन. तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पर हैं उसको अपन यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे, है ना. तो नल वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा, सॉरी एग्रीगेट फंक्शन आपका नल वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पर देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ नल इज नल.
नल प्लस 5 इक्वल टू नल। ऐसा इसलिए हुआ, नल वैल्यू इसलिए डिस्कार्ड हुई यहाँ पे क्योंकि नल, जैसा कि मैंने बताया कि नल क्या होता है, नल क्या होता है, नल इज नथिंग, इट इज अनअवेलेबल वैल्यू और वैल्यू विच इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू इनटू द डेटाबेस। तो नल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जीरो होती है और इस पर्टिकुलर जीरो वैल्यू को आप क्या करते हैं, अगर किसी एक्चुअल वैल्यू में ऐड करते हैं सो द आउटपुट विल बी नल, क्योंकि नल का कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आप करेंगे सो द रिजल्ट विल बी नल। दैट्स व्हाई द नल वैल्यू विल बी डिस्क्राइब्ड बाय द एग्रीगेट फंक्शन। तो जो भी एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पर हैं, तो जो भी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर हैं ये पर्टिकुलरली नल वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम आते हैं कि क्या वेयर क्लॉज होते हैं, मतलब एसक्यूएल के क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि एसक्यूएल में क्या क्या क्लॉजेस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि वेयर क्लॉज क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेयर क्लॉज एग्जैक्टली कंडीशन के बेस पर कोई इंफॉर्मेशन आपको, कंडीशन के बेसिस पर कोई इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है किसी टेबल से, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज करते हैं। उस केस में अपन लोग वेयर क्लॉज यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वेयर क्लॉज को किस तरह से यूज करते हैं, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा, वेयर क्लॉज वर्क लाइक एन इफ कंडीशन। आप सभी लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज किया होगा। तो जैसे इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट वर्क करता था, लाइक दैट वेयर क्लॉज इज यूज्ड विद दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल के साथ क्या यूज कर सकते हैं आप, वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन जब ट्रू होती थी देन ओनली विल गेट दी रिजल्ट। मतलब इफ की कंडीशन अगर ट्रू है, सपोज अगर एक एग्जांपल के तौर पे अपन लें कि a एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू यहाँ पर सपोज 5 है ना, और इसमें हमने कंडीशन रखी a इक्वल टू 5, है ना। a इक्वल टू मतलब वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a टू 5, देन अगर हम कुछ इस तरह से प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये पाइथन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, a की वैल्यू सपोज 5 है एंड वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू a टू 5। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 5 है देन ओनली प्रिंट फंक्शन विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a ऑन स्क्रीन, है ना। प्रिंट फंक्शन तभी a की वैल्यू प्रिंट करेगा जब a की वैल्यू 5 से कंपेरेबल होगी एंड इट इज सेम एज यू हैव इनिशियलाइज्ड प्रीवियसली, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि अगर आपने वेयर की कंडीशन कुछ सेट की है और अगर कंडीशन ट्रू है, if the value is available in the table then only will get the result, otherwise the output will be no row selected। so इस तरह से आप यहाँ पर इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस क्लॉज इज यूज्ड टू कंपेयर गिवन वैल्यू विद द फील्ड वैल्यू। जैसा कि मैंने बोला, जो भी आप वैल्यू यहाँ पर मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर आप मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू का कंपैरिजन किससे होगा, एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू से उस पर्टिकुलर वैल्यू का कंपैरिजन होगा। अगर वो वैल्यू सेम है देन ओनली विल गेट दी रिजल्ट, ओके, देन ओनली इट रिटर्न्स दी पर्टिकुलर रो, ओके। अगर इक्वल नहीं है या सेम नहीं है सो वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रो, ओके। सो कितने ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज होते हैं उसको देखें अपन, कितने ऑपरेटर्स हम इस पर्टिकुलर वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि डबल इक्वल टू जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन एसक्यूएल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल सिंगल इक्वल जो है वो ऑपरेटर एज अ इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया जाता है। मतलब इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू टू द फील्ड वैल्यू तो आपको कोई भी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी, है ना। और जैसे आपने लिखा सैलरी को कंपेयर करना है तो सेल एट्रीब्यूट का नाम लिखा और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी
तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है इस सेल एट्रीब्यूट के जो भी टपल इसमें स्टोर है उस टपल की वैल्यू के साथ यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा. सो दिस इक्वल इज नॉट एज यूज्ड एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड एज द कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल. ओके, ये इक्वल हो गया. नॉट इक्वल, तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू दोनों ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नॉट इक्वल टू की तरह रहेगा. ग्रेटर देन, लेस देन विल बी यूज्ड एज इट इज, है ना. यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है, a इक्वल टू बी, है ना. तो इस तरह से ये a की वैल्यू यहाँ पर b से हम कंपेयर करा रहे हैं और a की वैल्यू और b की वैल्यू नॉट इक्वल है तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. ग्रेटर देन का मतलब आप जानते ही हैं, a और b, a की वैल्यू अगर b से बड़ी है सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन लाइक दैट a इज ग्रेटर देन b, देन इट इज ट्रू और नॉट ट्रू, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, लेस देन, a लेस देन b, इस तरह से यूज कर सकते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, जैसा अदर लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, वैसे ही आप यूज कर सकते हैं. लेस देन इक्वल टू ऐसे ही यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा एंड और नॉट. यूजुअली C++ और जावा की बात करें तो एंड के लिए हमारे पास ऑपरेटर है $, तो $, लगा के ये एंड ऑपरेटर बन जाता है. दो पाइप लगाएंगे तो ये और ऑपरेटर बन जाएगा, और सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका नॉट ऑपरेटर. लेकिन अगर हम एसक्यूएल की बात करेंगे तो यहाँ पर इनका पूरा आपको वर्ड लिखना पड़ेगा. एंड ए एंड डी आप लिखेंगे सो इट विल वर्क एज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, है ना. और लिखेंगे, ओ आर लिखेंगे, देन इट विल वर्क एज अ लॉजिकल और ऑपरेटर. एंड नॉट के लिए आपको एनओटी यूज करना पड़ेगा, जैसे कि अपन लोग पाइथन में कर रहे हैं, है ना. पाइथन में मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन राइट द क्वेरी, है ना. एंड अगर आपको कोई कंडीशन के बेस पर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है स्पेसिफिकली तो आप वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 10. अगर किसी की सैलरी 10 है, ठीक है, 10,000 है, तो इस तरह से अपन लोग इस क्वेरी को लिख सकते हैं. तो वेयर के बाद यूजुअली हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, है ना, और कंडीशन के बेसिस पे कैसे इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सेस करेंगे. इसको अपन लोग और अच्छे से देखेंगे जब मैं डीबीएमएस का लैब लेक्चर लूंगा, तब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वेयर क्लॉज हम लोग यूज करते हैं. नाउ फ्रॉम क्लॉज की बात करेंगे तो फ्रॉम क्लॉज जो है, ये जो क्लॉज है वो आपका इस तरह से यूज होता है. मतलब एग्जैक्टली फ्रॉम का मतलब है कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल एक्सेस द एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट पर्टिकुलर रो और रिकॉर्ड. ठीक है, तो फ्रॉम हमेशा आपका नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के बाद में मेंशन किया जाता है. ये आप बिल्कुल इसका प्लेस बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जो फ्रॉम का प्लेस है या वेयर का प्लेस है वो प्लेस एग्जैक्टली वही रहेगा जो सिंटैक्स अलाउ करेगा, है ना. आप इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं. मतलब आपने सपोज सेलेक्ट के बाद फ्रॉम कर दिया, है ना, मतलब उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को नहीं लिया और डायरेक्ट आपने फ्रॉम रख दिया, फ्रॉम यूज कर लिया, तो वो पर्टिकुलर क्वेरी रिजेक्ट हो जाएगी और उसके लिए डीबीएमएस सिस्टम एक एरर जनरेट करेगा. तो जो जिस क्लॉज का प्लेस है एग्जैक्टली उसी प्लेस पर आपको ये क्लॉजेस यूज करने हैं. ठीक है, तो फ्रॉम क्लॉज की बात करें, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम वेयर द डेटा इज टू बी सिलेक्टेड. मतलब फ्रॉम के बाद हमेशा कोई भी आपकी क्वेरी है वो फ्रॉम के बाद हमेशा पर्टिकुलर टेबल का नाम आएगा कि किस पर्टिकुलर टेबल से इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की जा रही है. ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम क्लॉज और वेयर क्लॉज क्या होता है. ठीक है,
नेक्स्ट सन पे अपन लोग ग्रुप बाय क्लॉज देखेंगे, हैविंग क्लॉज है, और भी बहुत सारे क्लॉजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो केवल 5 मिनट्स यहाँ पर रिमेनिंग है, तो हम लोग अटेंडेंस यहाँ पर ले लेते हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।